नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज की चर्चा का जो विषय है वो है रिसर्च मेथोलॉजी पे। प्रायः एक सवाल पूछा जाता है इतिहास में काल विभाजन के ऊपर। तो इसलिए जो आज का जो टॉपिक लिया है, आज का टॉपिक है जिसका नाम है इतिहास में काल विभाजन और पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री। तो यहाँ हम विशेष रूप से भारतीय इतिहास या इंडियन हिस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे। अक्सर इतिहास के विद्यार्थी जब अपना विषय चुनने लगते हैं इतिहास में, तो उनसे पूछा जाता है कि आप कौन सा इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, या कुछ विश्वविद्यालयों में प्राचीन इतिहास में भी जो है वो पुरातत्व पूछा जाता है। फिर पॉलिटिकल कल्चरल हिस्ट्री पूछा जाता है कि आप क्या लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास के बाद फिर आधुनिक इतिहास है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इतिहास में हमें 3 भागों में उसको विभाजित किया गया है मोटे तौर पे, जिसे कहा जाता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो ये काल विभाजन किस आधार पे किया जाता है, क्यों किया जाता है, यह विद्वानों में एक विवाद का विषय बना हुआ है। निरंतर इस पर बहुत बहस होती रही है विद्वानों में। और समय तो अपनी गति से चलता ही रहता है, समय कभी रुकता नहीं है। समय निरंतर बीतता रहता है, दिन बीतते रहते हैं, महीने बीतते रहते हैं, साल बीतते रहते हैं, सदियां बीतती रहती हैं। लेकिन इनके साथ साथ बहुत कुछ बदलता भी रहता है, बहुत कुछ परिवर्तन भी होता रहता है। जैसे हम इतिहास के बारे में कहते हैं कि इतिहास जो है वो निरंतरता और परिवर्तन, कंटिन्यूटी एंड चेंज का दूसरा नाम है। बहुत सारी बातें हैं इतिहास में जो कि कंटिन्यू रहती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं, समय के साथ चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एक ज़माना चला गया, दूसरा ज़माना आ गया। तो इतिहास में जो काल विभाजन का प्रश्न है ये बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि टिपिकल है। बड़ा इसके ऊपर इतने आसानी से हम नहीं बता सकते हैं कि क्यों है। अब काल विभाजन का जो प्रश्न था वो बहुत विवादास्पद हो गया है, क्योंकि आधुनिक काल में जब भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई, तो ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद से ही अगर सही ढंग से देखा जाए तो जो आधुनिक तरीके का इतिहास है वो लिखा जाने लगा। हालांकि मध्यकाल में बहुत सारे इतिहासकार हुए थे जिन्होंने मध्यकाल का पूरा विवरण हमें दिया है, लेकिन आधुनिक युग में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। आपने जेम्स मिल का नाम सुना होगा, जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। जेम्स मिल दार्शनिक भी थे। उन्होंने धर्म के आधार पर, धर्म को आधार बना करके भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, जिसे आप कहते हैं हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड, अर्थात हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। तो अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत का जो इतिहास था वो, चूँकि उस समय के ज़्यादातर अधिकतर शासक जो थे वो हिंदू थे, तो इसलिए उन्होंने उसको हिंदू काल कह दिया। और उसके बाद फिर भारत में लंबे समय तक, करीब 6-7 शताब्दियों तक मुसलमानों का शासन रहा, तो उसको उन्होंने मुस्लिम पीरियड कह दिया। और इसी तरह से जब मुस्लिम पीरियड का अवसान होने लगा, मुग़ल काल, उत्तर मुग़ल काल में जब मुग़ल शासक कमज़ोर होने लगे, तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया और उसके बाद उसको ब्रिटिश काल कहा जाने लगा। तो मध्यकाल में चूँकि मुस्लिम शासन था, इस्लाम धर्म की प्रधानता थी। आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन आया जो कि क्रिश्चियंस थे। तो धार्मिक आधार पर इस तरह का जो विभाजन किया गया वो विभाजन ठीक नहीं था, क्योंकि
ऐसा नहीं था कि मतलब ये विभाजन जो था वो जानबूझ करके किया गया था धर्म के आधार पर। तो लेकिन अगर हम आप देखें जो है तो केवल ये धार्मिक आधार ही पर्याप्त नहीं था विभाजन के लिए। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं समय के साथ इतिहास में। अब जैसे भारत का इतिहास तो बहुत लंबा है। भारत का केवल इतिहास ही नहीं है बल्कि प्राक इतिहास भी है। हम ये देखते हैं कि एक बड़ा लंबा भारत का पुरातात्विक इतिहास है। यहाँ पे हमें जो है प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ाया जाता है, अलग अलग युगों के बारे में पढ़ाया जाता है। जिसे पाषाण काल भारत में रहा है काफ़ी लंबा, पूरा पाषाण काल बहुत लंबा रहा है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं कि जो एक तो निम्न पूरा पाषाण काल था, मध्य पूरा पाषाण काल था, उच्च पूरा पाषाण काल था, इसी तरह से मध्य पूरा पाषाण काल था, फिर नव पाषाण काल था। नव पाषाण काल के बाद आप देखते हैं आगे चल कर के ताम्र पाषाण काल आया, फिर हम धातु युग में हमने प्रवेश किया। उसके बाद फिर सिंधु घाटी की सभ्यता आई, फिर वैदिक काल आया। वैदिक काल के बाद फिर धीरे धीरे आगे चल के और भी विभिन्न कालों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो विभिन्न कालों के बारे में, विभिन्न कालों का जो इतिहास हम पढ़ते हैं तो वो इतिहास हम इस कारण से नहीं पढ़ते हैं कि उस समय किसी जाति विशेष ने या किसी धर्म विशेष के शासकों ने शासन किया। वास्तव में ये परिवर्तन होता है हर चीज़ में, हर समाज के मतलब हर क्षेत्र में परिवर्तन होता है। वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, कला कौशल हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, तो सब में परिवर्तन देखने को मिलता है। और जब ये परिवर्तन होता है तब हम ये कहते हैं कि एक युग बदल रहा है, एक समाज बदल रहा है। अगर ये परिवर्तन न होते तो हम क्यों कहते कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता का काल है। अब सिंधु घाटी की सभ्यता के काल में आप देखते हैं कि जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन था उससे अलग वैदिक काल में उससे अलग हो गया। आगे चल करके जो बौद्ध काल में हम देखते हैं वो भी उससे अलग हो गया। महाकाव्यों काल में अलग था। मौर्य काल में आप देखें तो कुछ और परिवर्तन आ गए, गुप्त काल में कुछ और परिवर्तन आ गए। तो इन्हीं कारणों से हम इनको अलग अलग कालों के नाम से, अलग अलग कालखंडों के नाम से इतिहास में जानते हैं। और अगर ऐसा ना होता तो फिर इनको बांटने की ज़रूरत क्या थी विभिन्न कालों में। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं अगर देखा जाए तो जो काल विभाजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धर्म को किनारे रख दिया जाए, धर्म को छोड़ दिया जाए तो हम ये देखते हैं कि भारत जैसे देश में, जो कि जिसे कि कहा जाता है कि प्लूरलिस्टिक बहुलवादी देश है, ये बहुलवादी देश है, तो इसलिए यहाँ पर मतलब एक सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। न तो इतिहासकार इस बात को मानते हैं, जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो इसीलिए इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं कि सांप्रदायिक विभाजन ठीक नहीं है। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो इस विभाजन को मान्यता भी देते हैं और आज भी वो हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड या ब्रिटिश पीरियड के नाम से इतिहास को अभिहित करते हैं, उसे बुलाते हैं। लेकिन इससे अगर धार्मिक विभाजन के बजाय जब ये कहा जाता है कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो उससे थोड़ा बेटर है। यहाँ मतलब कोई सांप्रदायिक आधार पर नहीं कहा जा रहा है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये नाम थोड़ा ज़्यादा सूटेबल होगा। हालांकि इसे भी बहुत सारे जो इतिहासकार जो हैं वो इनएडिकेट मानते हैं, उसे ये मानते हैं कि नहीं, ये भी नहीं ठीक है। तो क्योंकि जो परिवर्तन हुए हैं समय के साथ साथ, जो परिवर्तन होता रहा है इतिहास में, उसको एक्सप्लेन करना या उसको व्याख्यायित करना समय समय पे ये ज़्यादा आवश्यक है। पिछले कुछ दशकों में इस बात पे बहुत चर्चा होती रही है इतिहासकारों के बीच में
इस विभाजन को लेकर के बहुत सारे लोगों ने, जैसे प्रोफेसर रामचरण शर्मा हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक पीरियडाइजेशन के ऊपर एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर लिखा था, और ऐसे और कई लोगों ने काम किया है। तो मुख्य रूप से जो बातें सामने आती हैं पीरियडाइजेशन के बारे में, वो बातें ये हैं कि सभी समय एक जैसा नहीं रहता है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे हमने अभी ऊपर आपको इशारा किया कि अलग अलग कालों, प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आधुनिक युग तक हमने परिवर्तन का एक लंबा दौर देखा है, और ये परिवर्तन बहुत सारे क्षेत्रों में हुआ है। ये परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन तो टेक्नोलॉजी में आया। टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक। अब जैसे अगर आप ये देखें तो मनुष्य पाषाण काल में पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पत्थर के औजारों के आधार पर ही पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्यों? क्योंकि तकनीक में परिवर्तन आ गया था। पूरा पाषाण काल में हम देखते थे कि जो औजार पत्थर के होते थे वो बहुत अच्छे नहीं होते थे, भद्दे होते थे, अनगढ़ होते थे। लेकिन अगर आप मध्य पाषाण काल में देखें तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे हो गए, पत्थर की क्वालिटी में भी अंतर आया, और साथ ही साथ जो है वो मेगालिथ से माइक्रोलिथ का समय आ गया। इसी तरह से नवपाषाण काल में हम देखते हैं उसमें और परिवर्तन आया। आगे चल के मनुष्य फिर तांबे वगैरह का भी प्रयोग करने लगा। तो धीरे धीरे समय बदलता गया, समय के साथ टेक्नोलॉजी बदलती गई, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही, चूँकि हम प्रगति करते हैं तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें बदलती गई। जैसे अब आप देखिए, मनुष्य जब पहिए के बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब पहिए की खोज हुई तो जैसे मनुष्य के जीवन में गति आ गई, बहुत तेज़ी से काम होने लगे। इसी तरह से लोहे की खोज होने के बाद बहुत तेज़ी से जंगल साफ होने लगे, खेती की ज़मीनें, कृषि की ज़मीनें वगैरह बढ़ने लगी। तो इस तरह से परिवर्तन आते गए टेक्नोलॉजी में। आप देखिए, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आने के कारण जो है, जो मनुष्य का जो आर्थिक जीवन था, वो आर्थिक जीवन परिवर्तित होने लगा, पहले जैसा नहीं रहा। धीरे धीरे, पहले अब जो पाषाण काले में मनुष्य जो था वो हंटर गैदरर था, कहा जाता था। धीरे धीरे अब वो हंटर गैदरर से क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। यानी कि अब वो आखेटक संग्राहक नहीं रह गया, बल्कि अब वो उत्पादक बन गया। अब वो उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। तो इस तरह से जब वो उत्पादक बन गया तो धीरे धीरे वो अतिरिक्त उत्पादन करने लगा। जब अतिरिक्त उत्पादन करने लगा तो ये हुआ कि उसकी खपत कहाँ हो, तो इससे जो है धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य वगैरह ने जन्म लिया। फिर साथ ही साथ मनुष्य, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे उसको नई नई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती गई और नई नई चीज़ों का ईजाद करता गया वो, तो धीरे धीरे तमाम इंडस्ट्रीज़ ने, तमाम उद्योगों ने जन्म लिया। और इस तरह से इन आर्थिक परिवर्तनों ने जो है, जो उसका जो सोशल फॉर्मेशन था, जो सामाजिक ताना बाना था, उस सामाजिक ताने बाने में बहुत परिवर्तन कर दिया। साथ ही साथ आप देखिए, विभिन्न संस्थाओं का विकास हुआ समय के साथ साथ। राजनीतिक संस्थाएं बनी, पॉलिटिकल। पहले राजतंत्र के बारे में नहीं जानते थे, लोगों का जीवन जो था वो कबीलाई जीवन था। धीरे धीरे फिर राजतंत्र वगैरह का उदय हुआ, आगे चल कर के प्रजातंत्र का भी उदय हुआ। तो इस तरह से राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत परिवर्तन आया। राजा की जो अपनी शक्ति या ताकत होती थी उसमें परिवर्तन आया, उसकी सोच में परिवर्तन आया। आइडियोलॉजिकल लेवल पे अगर हम देखें तो आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी बहुत परिवर्तन आया। तो इन सब परिवर्तनों के कारण हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे जो समाज का जो ताना बाना था, जो सामाजिक जीवन था, उसमें परिवर्तन लगातार आते गए। इसी तरह से सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन आया। अब जैसे आप देखें, प्राचीन काल में हम देखते हैं कि जो गुप्त काल में जो कला कौशल था, या सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में जो कला कौशल था, वैदिक काल में जो कला कौशल था, उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। आप देखिए, वास्तुकला में के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन आया। जहाँ सिंधु घाटी के लोग पक्की ईंटों के मकानों में रहा करते थे, वैदिक काल के लोग जो थे वो कच्चे मकानों में, लकड़ी के मकानों में रहते थे।
आगे चल कर के मौर्य काल में हम देखते हैं कि लकड़ी और पत्थर दोनों का उपयोग होने लगा। गुप्त काल में देखते हैं पत्थरों का, ईंटों का उपयोग काफ़ी होने लगा। जो मकान बनाने की, घर बनाने की जो शैलियाँ थी उनमें परिवर्तन आने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कला कौशल था, धातु कर्म जो थे उनमें परिवर्तन आने लगा। बहुत सारे धातुओं के काम होने लगे। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कांसा, पीतल, न जाने कितनी धातुएं जो है मनुष्य उनकी जानकारी उसको हो गई और उनका वो उपयोग करने लगा। तो इस तरह से परिवर्तन होता रहा, कला कौशल के क्षेत्र में परिवर्तन होता रहा। आप देखें, मनुष्य पहले अनपढ़ था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था। धीरे धीरे उसने पढ़ना लिखना सीखा, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं जानता था तब भी उसने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। अब जैसे वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं वो उस समय रचे गए थे जब मनुष्य लेखन कला नहीं जानता था, लेकिन धीरे 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 आगे के कालों में उसको लिपिबद्ध कर दिया गया। तो ये परिवर्तन निरंतर होते रहे। मैं आपको जो पीरियडाइजेशन के बारे में मेरी अपनी जो सोच है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं किताबी बातें आपको नहीं बता रहा हूँ। इतिहास के विद्यार्थी के रूप में जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने समझा है, तो उसके हिसाब से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आप देखें, भाषा में परिवर्तन हुआ समय के साथ साथ। पहले मनुष्य कौन सी भाषा बोलता था कुछ नहीं पता था। वैदिक काल से वैदिक संस्कृत आई, वैदिक संस्कृत के बाद फिर लौकिक संस्कृत आई। उसके अलावा फिर क्षेत्रीय भाषाओं ने जन्म लिया, पाली भाषा, प्राकृत भाषा इत्यादि ने जन्म लिया। फिर आगे चल के और हम देखते हैं कि दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं तमाम आ गईं, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, सिंधी। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इत्यादि भाषाओं का विकास हुआ। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का विकास हुआ, राजस्थान में राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। तो इस तरह से भाषा के स्तर पर भी हम देखते हैं बहुत सारा परिवर्तन आया है। इसी तरह से पहले मनुष्य जो था उसको इन सब जो उसकी पारिवारिक संस्था, परिवार नाम की संस्था थी, उसके बारे में नहीं पता था। धीरे धीरे परिवार नाम की संस्था का विकास हुआ। वर्ण व्यवस्था आई, वर्ण व्यवस्था आगे चल कर के जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। जाति व्यवस्था में भी हम देखते हैं कि जातियों का प्रगुणन हो गया। ढेर सारी एक जाति में तमाम उपजातियां हो गईं। इसी तरह से जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनमें भी हम देखते हैं, कभी हम ये देखते हैं कि महाजनपदों का युग था, तो फिर आगे चल कर के अत्यधिक केंद्रीकृत राज्य का उदय हो गया। फिर गुप्त काल के बाद हम देखते हैं कि फिर से एक बार विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और आगे चल कर के हम राजपूत युग में देखते हैं कि भारत छोटे 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 राज्यों में बंट गया। तो ये परिवर्तन एक बैक नहीं हुए थे, ये परिवर्तन धीरे धीरे हुए थे। अब जैसे प्राचीन काल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल हम इसलिए कहते हैं कि प्राचीन काल में अगर हम देखें कमोबेश तो वैदिक काल से लेकर के गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल तक बहुत सारी जो मान्यताएं थी, बहुत सारी जो बातें थी वो निरंतर चलती रही, उनमें एक निरंतरता थी। लेकिन धीरे 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 उनमें परिवर्तन आता गया। जैसे जिनकी बात अभी हमने की कि राजनीतिक संस्था जो थी उनमें परिवर्तन आ गया, शासन के प्रकार में परिवर्तन आ गया, जो विभिन्न पदाधिकारी थे उनमें परिवर्तन आ गया, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आ गया, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन आ गया, सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन आ गया, विचारधारा में परिवर्तन आ गया, भाषाओं में परिवर्तन आ गया, खान पान, रहन सहन इत्यादि में परिवर्तन आ गया। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन का दौर, जब बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है, थोड़ा मोड़ा बदलाव होता है तो मनुष्य उसको आत्मसात कर लेता है, उसको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अचानक से अगर बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे युग बदल गया, ज़माना बदल गया। तो हम ये देखते हैं कि उत्तर गुप्त काल के बाद बड़ी तेज़ी से बदलाव आए उत्तर गुप्त काल से। और तो एक तरह से जो है, इसीलिए उस समय ये कहा गया कि युग बदल गया। उसी समय से मध्यकाल शुरू हो गया था, उत्तर गुप्त काल से ही। ऐसा नहीं था कि 1206 ईस्वी से, जैसा कि जेम्स मिल ने कह दिया कि मुस्लिम पीरियड जो है और हिंदू पीरियड और ये पीरियड, तो ऐसा नहीं था कि बदलाव जो है वो ऐबक के समय से आया या गोरी के समय से आया। बदलाव तो प्रारंभ हो गया था उत्तर गुप्त काल से ही विभिन्न संस्थाओं में।
और इस समय तक आते आते वो बदलाव एकदम चरम पे पहुंच गए। अब जब यहाँ पे मुस्लिम शासन की स्थापना हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन अचानक से दिखाई देने लगा। तो इसलिए ये कह दिया गया कि भाई ये अब एक युग बीत गया और दूसरे युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो मध्यकाल में भी अगर हम देखें तो मध्यकाल में ऐसा नहीं था कि मध्यकाल में डेवलपमेंट नहीं हुआ था या मध्यकाल में विकास नहीं हुआ था, आर्थिक विकास नहीं हुआ था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास नहीं हुआ था। मध्यकाल में भी सब कुछ हुआ था, लेकिन जो मध्यकालीन विचारधारा थी, मध्यकालीन विचारधारा भारत में ब्रिटिशर्स के आने के बाद धीरे धीरे अप्रासंगिक होने लगी, वो अपना प्रभाव खोने लगी। हम ये देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे भारत में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद यूरोप से बहुत सारे नए नए विचार यहाँ पे आए। अब जैसे अगर आप देखें, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जब आपके यहाँ मॉडर्न पीरियड शुरू हो उसी समय दुनिया के दूसरे देशों में भी शुरू हो। ये आपके यहाँ हो रहे परिवर्तनों के ऊपर निर्भर करता है। अब जैसे यूरोप में मॉडर्न पीरियड 15वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गया था, जब वहाँ पुनर्जागरण आया। वहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन हुए। पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप हम ये देखते हैं कि यूरोप में एक नई ऊर्जा आ गई। पहले कहा जाता था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, यूरोप में कहा जाता था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता चर्च में कैद है। तो वो मध्यकाल को उनके यहाँ डार्क एज कहा जाता था, अंधकारपूर्ण युग में जी रहे थे। लेकिन अचानक से जब धीरे धीरे उनके समाज में भी ऐसा नहीं था कि पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में आया, उनके यहाँ भी 8वीं 9वीं शताब्दी से ही भी विचारों में परिवर्तन आने प्रारंभ हो गए थे। और जिसके कारण धीरे धीरे 1400 ईस्वी के बाद हम ये देखते हैं कि इसने एक बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया इस परिवर्तनकारी विचारों ने, और इसीलिए उसको रेनेसां पीरियड कहा गया। बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे चित्रकार, कलाकार, वास्तुकार, तो सब लोगों ने जो है समाज में बदलाव की एक बयार बहा दी, एक क्रांति ले आ दी विचारों में, और उन्होंने पुराने दकियानूसी विचारों को त्याग दिया, नए विचारों को अपना लिया। नतीजा ये हुआ कि उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति आई, तकनीकी क्रांति आई, और फिर धीरे धीरे आगे चल करके हम ये देखते हैं कि इसी से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद वगैरह का जन्म हुआ। तो ये परिवर्तन जो यूरोप के समाज में हुए, और इसका असर यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ा। धीरे धीरे वहाँ पे जो राजतंत्र था वो राजतंत्र समाप्त होने लगे। वहाँ पे क्रांतियाँ हुई, फ्रांस में क्रांति हुई, अमेरिका में उसके पहले क्रांति हो गई थी। जो निरंकुश राजतंत्र थे वो समाप्त हो गए। अब जो है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई बहुत सारे देशों में, और आगे चल कर के धीरे धीरे संवैधानिक शासन का विकास हुआ, लोकतंत्र का विकास हुआ। बहुत सारे सिद्धांत आए, जिसे हम ये कहते हैं कि भाई कि उदारवाद का सिद्धांत आया, लिबरलिज्म का सिद्धांत आया, या और जो फ्रांस की क्रांति ने जो सिद्धांत दिए हमें, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, तो इस तरह के जो सिद्धांत आए, तो इन सिद्धांतों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत सारे चेंज हुए, जैसे डेमोक्रेसी का सिद्धांत था, लोकतंत्र का सिद्धांत था, सामाजिक न्याय की बात कही जाने लगी, इक्वलिटी की बात कही, जेंडर इक्वलिटी की बात कही जाने लगी। तो इस तरह से बहुत सारा जो सोशल चेंज था वो मॉडर्न पीरियड में हमें देखने को मिला। महिलाओं की शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाने लगा, अपने धर्म में सुधार की बात सोची जाने लगी। तो धीरे धीरे इसी के कारण ये कहा गया कि अब जो पुराना ज़माना था वो पुराना ज़माना बीत गया और नया ज़माना आ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन आए, और आप इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि हमारे जो आधुनिक काल के बड़े बड़े समाज सुधारक थे, हमारे नेता थे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो कहीं न कहीं इन विचारों से निश्चित रूप से प्रभावित थे। आप चाहे राजा राम मोहन राय को ले लीजिए, आप स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, आप दयानंद सरस्वती को ले लीजिए, महात्मा गांधी थे, तिलक थे, या जो भी थे, सभी कहीं न कहीं जो आधुनिक ख्यालात थे, आधुनिक विचार थे, उनसे प्रभावित थे। जब लोगों ने जो है विदेशी भाषा में अध्ययन करना प्रारंभ किया, विदेशी भाषा यहाँ आई, यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो था, हमारी जो शिक्षा नीति थी, शिक्षा नीति में
आमूलचूल परिवर्तन हुआ। तो शिक्षा नीति में परिवर्तन के बाद नई नई बातें जो कि यूरोप से भारत में आ रही थी, उनसे लोग रूबरू हुए, उनसे उनकी जानकारी हुई। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे हमारे समाज में भी उसका असर पड़ा और उसका परिवर्तन आता गया। जब दो संस्कृतियां आपस में टकराती हैं तो वास्तव में ये एक ऐसा समय था जिसे हम कह सकते हैं कि मेडिवलिज्म और मॉडर्निज्म के बीच में एक स्ट्रगल चल रहा था, एक संघर्ष चल रहा था, जिसमें मॉडर्निज्म की विजय हुई। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर पीरियडाइजेशन नहीं किया जा सकता। और ये भी नहीं है, ख्याल बदलते हैं, विचार बदलते हैं, सोच बदलती है, संस्थाओं में परिवर्तन होता है, भाषा में परिवर्तन होता है, जातियों में परिवर्तन, सामाजिक जो ढांचा होता है हमारा, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है, राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता है, तो संस्कृति में परिवर्तन आता है, हमारे विचार में, सोच में परिवर्तन आता है। तब हम ये कहते हैं कि एक युग बदल रहा है, एक ज़माना बदल। अब ये एक दो दिन में नहीं होता, ये बदलाव आने में वर्षों का समय लगता, सदियों का आप कह सकते हैं कि सदियों का समय। अब जैसे हमारे यहाँ मध्यकाल, प्राचीन काल जो था, वो प्राचीन काल ऐसा नहीं था कि एकदम से समाप्त हो गया, कि फला तारीख को प्राचीन काल समाप्त हो गया और मध्यकाल शुरू हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो प्राचीन विचारधारा थी वो चलती रही है और आज भी बहुत सारी बातें हैं प्राचीन काल की जो आज भी चल रही हैं उसी रूप में, लेकिन अधिकांश बातें बदल गई हैं, अधिकांश चीज़ें बदल गई हैं। तो उत्तर गुप्त काल के बाद हम ये देखते हैं कि बड़ी तेज़ी से परिवर्तन हुए। तो हमने ये कहा कि अब युग बदल गया, हम एक युग से दूसरे युग में आ गए। इसी प्रकार से अंग्रेज़ों के आने के बाद धीरे धीरे जैसे उन्होंने अपने कदम भारत में जमाए, धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद से बदलाव आने शुरू हुए और 18वीं शताब्दी के बाद से धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में, संस्कृति में, सामाजिक ढांचे में, धार्मिक जीवन में, हर जगह जो है एक बड़ा परिवर्तन आया और जिसके कारण हमने ये कहा कि हम आधुनिक युग में आ गए। तो इस तरह से मित्रों, मैंने बहुत ही सरल भाषा में, बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया कि वास्तव में पीरियडाइजेशन क्यों होता है, काल विभाजन इतिहास में किस तरह से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो उसके लिए जिम्मेदार हैं परिवर्तन, क्योंकि कोई भी समाज स्थिर नहीं रहता, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो और इन परिवर्तनों के कारण बदलाव आना आवश्यक है। तो इसी कारण हम इसको इस तरह का नाम दे देते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हो सकता है आज हम आधुनिक काल में हैं, कल को हमारा यही आधुनिक काल प्राचीन काल में चला जाएगा, क्योंकि फिर और नई नई बातें आ जाएंगी और नए नए परिवर्तन हो जाएंगे। तो परिवर्तन की ये जो गति है वो चलती रहती है, समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। हम लोग जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं, आदमी आता रहता है, राज्य, बड़े बड़े राज्य उत्पन्न होते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए मित्रों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस पर कमेंट करें, लाइक करें और पूरा वीडियो देखें ध्यान से, जिससे कि आपको उसका कुछ लाभ हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, शुभ दिवस।